बांग्लादेश की न्यायपालिका से शुरू हुआ आरक्षण का मुद्दा बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश दोनों को खा गया, पर आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा तो भारत में भी चल रहा है। Because when the Western countries intervene in any country's democracy, this is what happens. Now my question to Rahul Gandhi is, do you want this in India? भारत के विपक्ष के नेता तो राजनीति भी आरक्षण और जाति की कर रहे हैं। जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। कुछ लोग तो भारत में बांग्लादेश दोहराने की इच्छा भी दिखा रहे हैं। कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। क्या हुआ है बांग्लादेश में और कैसे पूरा ट्राई हो रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश ऐसे हालात संभव किए जाएं? क्या ऐसे हालात भारत में संभव हैं? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या है वो एक बड़ा कारण जो भारत को बांग्लादेश बनने से रोक रहा है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों, इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसे YouTube बुरा मान सकता है, तो समय समय पर बीप की ध्वनि या संकेतों के माध्यम से बात की जाएगी। इसीलिए कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक और पूरा अवश्य देखें। अब कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की आर्मी ने अल्टीमेटम दे दिया कि 45 मिनट के अंदर अंदर गद्दी को खाली करो। शेख हसीना ने न केवल गद्दी खाली करी बल्कि देश भी छोड़ दिया। वो बांग्लादेश से भागकर भारत आई और फिर यहां से इंग्लैंड जाने का विचार था। शेख हसीना 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी और फिर दूसरी बार 2009 में बनी और तब से लेकर लगातार अब तक प्रधानमंत्री ही थी। बांग्लादेश की आर्मी ने कहा है कि अभी अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और फिर उसके बाद आगे की रणनीति विपक्ष के साथ बैठकर तय की जाएगी कि क्या किया जाएगा। उधर से शेख हसीना के बेटे ने सोशल मीडिया के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा कि आप देश में संविधान की रक्षा करना और देश में किसी भी अनइलेक्टेड सरकार को बनने से रोकना। बांग्लादेश में पिछले महीने से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट उग्र होते चले गए और संडे को प्रोटेस्टर्स और शेख हसीना के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। दोनों पक्षों के पास लाठियां और चाकू थे। झड़प रोकने के लिए पुलिस ने उन शस्त्रों का प्रयोग किया जो सरकार की तरफ से उन्हें दिए गए थे, जिसके बाद 300 लोग घायल हो गए और 91 लोगों ने श्वास लेना बंद कर दिया। यहाँ पर यह बोलना आवश्यक है कि इन 91 लोगों में 13 पुलिस वाले थे और बाकी दोनों पक्षों के लोग थे। शेख हसीना की गद्दी छोड़ते ही एक भीड़ सड़कों पर उतर आई और बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान की स्टैचू को क्षति पहुंचाई जाने लगी। अब आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश के पार्लियामेंट के दृश्य चल रहे होंगे। कदाचित इसे ही भीड़ तंत्र कहा जाता होगा। लोग शेख हसीना के घर में घुस गए और शेख हसीना के घर से जिसे जो मिला उसने वो उठा लिया। रवीश कुमार ने इसे भी जस्टिफाई कर दिया। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। शेख हसीना के हटते ही भीड़ ने बांग्लादेश की माइनॉरिटी कम्युनिटी पर आक्रमण कर दिया। हरधन रॉय एक पार्षद हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा कि कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे। उनकी सांसें रुकवा दी गई। इस्कॉन और माता काली के मंदिरों पर भारी। इसे बताने के लिए कौन से शब्दों का चुनाव करूं कि YouTube बुरा ना माने। रायगंज प्रेस क्लब का घेराव किया गया और एक पत्रकार प्रदीप कुमार भौमिक की गर्म सांसों को ठंडा कर दिया गया। बांग्लादेश की माइनॉरिटी के साथ ये सभी इंसिडेंट्स जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये पिछले 5 घंटों में हुए हैं। ये महिला सेक्युलर हिंदू हैं। परसों ही इन्होंने अपने दूसरे समुदाय के मित्रों के साथ फ्रेंडशिप डे मनाया था। आज इनके परिवार पर आक्रमण हो चुका है। করে আমার জেঠু একজন অভিনেতা, আমার জেঠু একজন শিল্পী মানুষ, আমার বাবা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। আমার लेकिन फिर भी ऑल आइज ऑन रफा लिखने वाले लोग आज ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज नहीं लिख पा रहे हैं। भारत के चिंतकों ने सरकार से बांग्लादेश की माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए मांग की है। करीब 1.5 करोड़ हिंदू बांग्लादेश में रहता है और वो डरा हुआ है। जब पाकिस्तान बना था तब भी यही शर्त रखी गई थी कि यदि माइनॉरिटी पर कुछ आंच आई तो दूसरे देश का अधिकार होगा उनके लिए स्टैंड लेने का। तो अब मोदी सरकार से अपील है कि स्टैंड लिया जाए। लेकिन दूसरी ओर भारत के वामपंथी इस बिगॉट्री को
मैं बिगॉटरी बोल रहा हूं और आप इसे आतंक से कम कुछ मत समझना। तो भारत के वामपंथी इस बिगॉटरी और इस हिंसा को बांग्लादेश की जीत बता रहे हैं। हंसराज मीणा बांग्लादेशी आक्रमणकारियों को ग्लोरीफाई करते हुए भारत के लोगों को डरा नहीं रहे, वो तो बस बता रहे हैं। अभिनव पांडे एक कम्युनिस्ट पत्रकार हैं और वो इतिहास बता रहे हैं कि तानाशाह या तो भागे जाते हैं या फिर विनोद कापरी सड़कों पर लिखी ग्राफिटी को दिखाकर इस पूरी हिंसा को सही बता रहे हैं। फिर कुछ वामी पत्रकारों ने शेख हसीना को डिक्टेटर बताते हुए या फिर जनवरी में हुए इलेक्शंस में शेख हसीना द्वारा धांधली बताते हुए जो भी बांग्लादेश में अभी हो रहा है उसे जस्टिफाई कर दिया और साथ ही साथ परोक्ष रूप से यदि भारत में भी ऐसा होता है तो उसे जस्टिफाई करने का प्रयास किया। जैसे सबा नकवी। द वायर के एस वरदराजन ने कहा कि अगर बैलेट से जीतने नहीं दोगे तो जनता तो दूसरे रास्ते खोजेगी ही। राणा अयूब और सायमा ने भी इसी प्रकार की बातें करी। वैसे ये भी कमाल ही है कि इन्हीं अंध विरोधी लोगों का इकोसिस्टम कुछ ही समय पहले बांग्लादेश को एक बढ़िया डेमोक्रेसी प्रूव करने का प्रयास कर रहा था, जहां सभी लोग बड़े प्रसन्न थे, जीडीपी बढ़िया चल रही थी, इनफैक्ट भारत से बेटर पर कैपिटा इनकम बता रहे थे वहां के लोगों का। एवरेज बांग्लादेशी एवरेज भारतीयों से अधिक जी रहा है, ऐसा इनका मानना था। महिलाएं भी भारत से अधिक पढ़ रही थी और भारत से कम बच्चे पैदा कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां पर भारत से कम था। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। जब इतना सब कुछ सही था तो अचानक से बांग्लादेश में डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? तो इस पे भाई साहब लिखते हैं कि 4 साल पुरानी वीडियो में उन्होंने ऐसा कहा था, तब वो सही था। अभी 4 साल में सब कुछ बदल चुका है, अब वहां पर तानाशाही आ चुकी है। अब इन लोगों का तर्क कितना सही है वो हम आगे जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश को यूज करके भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट होता आपको दिख रहा है ना, ये एग्जैक्ट उन्हीं कारणों से हो रहा है जो भारत में चल रहे हैं और इसी कारण भारत में ऐसी स्थिति पैदा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पर उस प्रयास को देखने से पहले बांग्लादेश के कारणों को समझते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ जो हुआ वो कभी उनके पिता के साथ भी हुआ था। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद शेख मुजीबुर रहमान 1975 तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान शेख हसीना के पिता थे और बांग्लादेश बनाने वाले सबसे बड़े लीडर यही थे। पर 15 अगस्त 1975 को मिलिट्री द्वारा किए गए एक तख्ता पलट में शेख मुजीबुर रहमान की सेक्युलर सरकार गिराकर एक इस्लामिक सरकार की स्थापना कर दी जाती है। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को परिवार के 18 सदस्यों समेत समाप्त कर दिया जाता है। शेख हसीना बच जाती हैं क्योंकि उस समय वो विदेश में थी। इसके बाद ऐसे कई कू प्लान किए गए, कई सक्सेसफुल रहे, कई विफल रहे, पर उनकी डिटेल में ना जाकर अभी जो बांग्लादेश में हुआ उसका कारण समझते हैं। जून 2024 में बांग्लादेश में एक आंदोलन आरंभ होता है, उसे छात्र आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन की डिमांड होती है कि सरकारी नौकरियों में जो 30% का आरक्षण दिया जाता है वो समाप्त कर दिया जाए। किसे दिया जाता था ये 30% आरक्षण? तो जी, बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था तब उस लड़ाई में लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों के लिए ये सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण रखा गया था। छात्र आंदोलन इस आरक्षण को खत्म करवा रहा था। 2018 में शेख हसीना की सरकार ने स्वयं इस 30% आरक्षण को समाप्त कर दिया था, पर लोग इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में चले गए। केस चला और 5 जून 2024 को हाई कोर्ट ने इस 30% आरक्षण को फिर से लागू कर दिया। सेम डे यानी कि 5 जून से ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए और 30 जून तक देश भर में फैल गए। 1 जुलाई को छात्रों ने रोड और रेलवे रोकने आरंभ कर दिए थे और 15 जुलाई तक स्थिति यह हो गई थी कि शेख हसीना ने इन आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी एजेंट कहना आरंभ कर दिया था। इसके बाद सड़क पर प्रो और एंटी गवर्नमेंट झड़पें हुई। सरकार ने टैंक तक उतारने आरंभ कर दिए सड़क पर और अब इन प्रोटेस्ट में लोग मारे जाने लगे थे। सरकार ने कर्फ्यू लगाया, 2000 लोगों को अरेस्ट भी किया, पर सब बेकार। लोग फिर भी सड़कों पर उतर रहे थे। 21 जुलाई 2024 को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने 30% आरक्षण जिसे हाई कोर्ट ने लागू कर दिया था उसे दोबारा से समाप्त करने का ऑर्डर दे दिया, पर छात्र फिर भी नहीं माने। शेख हसीना को पता था इसके पीछे कौन है, तो जमात-ए-इस्लामी को बैन करने का निर्णय लिया गया, पर देर हो चुकी थी।
4 अगस्त को हजारों आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे, उपद्रव हुआ जिसमें पुलिस वालों समेत 90 लोगों की जीवन रेखा मिटा दी गई और 5 अगस्त को मिलिट्री द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया गया। पर क्या आपको सच में लगता है कि जिस खातिर की कॉलेज कैंटीन में उधारी चलती है वो 2 महीने में देश का तख्ता पलट कर सकता है? But there are private universities which are from my reporting in Dhaka and in Bangladesh which are actually fronts for Jamaat. So you have the stereotype of a Jamaat whole timer, the typical stereotype, but that's not how Jamaat has been operating. Jamaat has infiltrated the system not just in Bangladesh but even outside. Their men and women are in international NGOs. They are in big news outlets. They have influencers. They have influencers in Bangladesh, outside Bangladesh, who help whip up sentiment against Hasina. So yes, I mean there was some grouse against that the students had against Hasina, but see how fast it became. Absolutely. First from asking for quota reforms, then a 9-point demand they had put out to a single demand, which is Hasina should step down. Yeah. So to say that it was a spontaneous student protest which suddenly led to people storming into Gana Bhavan and Hasina having to flee overnight, I don't think it's that simple. यूएस के चैनल्स पर इंटरिम गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी थी। If she feels that she's losing support, she may not want to step down, but someone might essentially try to convince her to step down in favor of an interim government. And I think that call might come from the likes of the military in Bangladesh, which supports Hasina. छात्र स्पॉन्टेनियसली 2 महीने में ऐसा कुछ कर सकते हैं, सोचना भी बेवकूफी है, वो भी एक ऐसी प्रधानमंत्री के समक्ष जो कुछ महीने पहले ही पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर आई थी। सरल शब्दों में ये वेस्टर्न इंटरफेरेंस के द्वारा इस्लामिस्ट आउटफिट्स को सत्ता तक पहुंचाना लगता है, जिसके लाभ पर्दे के पीछे निर्धारित किए जाते हैं। कुछ लोग शेख हसीना पर इलेक्शंस में रिगिंग का आरोप भी लगा रहे हैं। तो बांग्लादेश के इलेक्शंस के समय हुआ क्या था वो जान लेते हैं। जनवरी 2024 में चुनाव थे। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहां की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी थी। बीएनपी ने खुद चुनाव बॉयकॉट करने का निर्णय लिया, तो उसके बॉयकॉट के चलते हुए चुनाव हुए, लोग आए, वोट दिए और शेख हसीना जीती। वोटर टर्नआउट बहुत कम ही था क्योंकि ऑपोजिशन थी ही नहीं, तो टर्नआउट कम ही होना था। बांग्लादेश के चुनावों को यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन और अरब पार्लियामेंट सभी ने पीसफुल, फेयर और फ्री माना। इनफैक्ट बीएनपी के द्वारा चुनाव बॉयकॉट को अनडेमोक्रेटिक माना गया। बांग्लादेश की सरकार ने भारत समेत कई अन्य देशों को अपने चुनाव मॉनिटर करने के लिए बुलाया था, ताकि ये स्टेटमेंट विश्व भर में जा सके कि चुनाव फेयर हो रहे हैं और ऑपोजिशन का चुनाव बॉयकॉट का जो निर्णय है वो केवल एक स्टंट है। यूएसए के कांग्रेसमैन ने चुनावों को देखने के बाद कहा कि चुनाव बिल्कुल फेयर हुए। यही ऑब्जर्वेशन ऑस्ट्रेलिया के ऑब्जर्वर की भी थी। पर तानाशाही वाला जो चूरण भारत में बेचा जाता है ना, वही बांग्लादेश में भी बिक रहा था और इससे अच्छा भला चलता हुआ एक देश आज बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। वो बर्बादी जो आरक्षण के एक मुद्दे से आरंभ हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि ये चीज भारत में भी हो रही है? भारत की परिस्थिति और बांग्लादेश की परिस्थिति किस प्रकार से एक जैसी हैं और ये भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो बांग्लादेश में शेख हसीना लगातार 4थी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी और भारत में भी नरेंद्र मोदी लगातार 3रे टर्म में प्रधानमंत्री हैं। शेख हसीना को भी डेमोक्रेटिकली चुनाव जीतने के बाद भी डिक्टेटर बोला जा रहा था और नरेंद्र मोदी को भी अंध विरोधियों द्वारा डिक्टेटर प्रूव करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। शेख हसीना पर भी आरोप हैं कि उन्होंने चुनाव रिग कराए और नरेंद्र मोदी के लिए भी ये लोग बार बार इन्हीं आरोपों का प्रयोग करते हैं। शेख हसीना भी फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्टों को रोकती हैं और नरेंद्र मोदी भी, उन्होंने पीएफआई को बैन किया। लेकिन बांग्लादेश और भारत में एक चीज डिफरेंट भी है, वो है वहां की और यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी। बांग्लादेश की ऑपोजिशन पार्टी का नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अल कायदा से सीधे संबंध रखती है और भारत की ऑपोजिशन पार्टी के कोई ऐसे संबंध दिखाई नहीं देते हैं। बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को कनाडा ने एक आतंकी आउटफिट घोषित किया हुआ है। भारत की ऑपोजिशन पार्टी को किसी ने ऐसा कुछ घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां भारत और बांग्लादेश में बहुत अलग नहीं हैं। कैसे? तो ये जानने के लिए भारत में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ उसे भारत की परिस्थितियों से कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों से चल रहे प्रोटेस्ट्स वहां का स्टूडेंट कर रहा था आरक्षण के विरोध में। पर क्या यही मॉडस ऑपरेंडी भारत में यूज नहीं हो रही, वो भी पिछले कई वर्षों से? तो चलिए एंटी सीएए प्रोटेस्ट से शुरू करते हैं। क्या सीएए में किसी की भी नेशनैलिटी समाप्त होनी थी? नहीं, पर झूठ के सहारे
प्रोटेस्ट शुरू करा गए और उसमें हिंसा भी भारी मात्रा में की गई। पीएफआई जैसी एंटी इंडिया संस्था ने 120 करोड़ रुपए इन प्रोटेस्ट्स में लगा दिए। फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट आया जो कि 13 महीनों तक लगातार चला सड़कों के ऊपर। उसके थ्रू खालिस्तानी एजेंडा को भी चलाया गया और 26 जनवरी को लाल किले पर आक्रमण हुआ। इसी की आड़ में अमृतपाल सिंह जैसे लोगों को स्थापित किया गया जो आज सांसद हो चुके हैं, खालिस्तानी एजेंडा चला रहे हैं। उधर से मणिपुर में भी कई महीनों से लगातार हिंसा हो रही है और वहां कुकी क्रिश्चियंस ने सेपरेट लैंड की बात कर दी है। अभी सेपरेट स्टेट मांगा गया है। अगला स्टेप क्या होगा आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन ये सभी तो बीते कल की बातें हैं। आज क्या चल रहा है? भारत में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय लिया थोड़े दिन पहले कि SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का सिस्टम डाला जाए, यानी जो लोग आरक्षण का लाभ लेने के बाद अब सफल हो चुके हैं उनका इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस अब अच्छा हो गया है, उन लोगों को अब क्रीमी लेयर में डाला जाए और उन्हें आरक्षण से हटाया जाए ताकि इसी कम्युनिटी के बाकी के लोग आरक्षण का बढ़िया से लाभ उठा सके। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अच्छा है, पर अब इसी रिजर्वेशन के विषय पर 21 अगस्त को पूरे देश में प्रदर्शन किए जाएंगे। बड़े बड़े हैंडल से लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए कहा जा रहा है। और अभी थोड़े ही दिन पहले योगेंद्र यादव ने तो कह भी दिया था कि सत्ताएं सड़कों से हासिल होती हैं। Republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. So watch the streets carefully next few years. आरक्षण पर कोर्ट के मात्र एक निर्णय के विरोध में ही बांग्लादेश में आज ये स्थिति बनी हुई है। उधर से राहुल गांधी की यदि पूरी पॉलिटिक्स को देखा जाए तो वो केवल और केवल आज के समय में जातियों के अराउंड घूम रही है। और राहुल गांधी की ये राजनीति कांग्रेस के ट्रेडिशनल स्टैंड के विरुद्ध है। जवाहरलाल नेहरू ने रिजर्वेशन के विषय में कहा था, मुझे किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं पसंद, इससे भारत द्वितीय दर्जे का राष्ट्र बनेगा और मुझे अपने देश को प्रथम दर्जे का बनाना है। फिर इंदिरा गांधी के भी विचार इसी प्रकार के थे। वो नारे देती थी, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। और फिर राजीव गांधी को देख लो, राजीव गांधी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कैन ऑफ वर्म्स कहा था। बोला इस रिपोर्ट को खोलते ही वर्म्स बाहर निकल जाएंगे। फिर राहुल गांधी या कांग्रेस के पास 2011 में मौका था कि वो जातिगत जनगणना को सबके सामने रखें, पर उन्होंने 2011 में नहीं किया। We are working on that. We worked. Finally, naturally, a lot of money is spent on that. The intention is that to release it. We did not because of elections came that was. 2014 का इलेक्शन भी जातिगत जनगणना के ऊपर नहीं लड़ा गया। 2019 के इलेक्शन में भी इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। फिर कर्नाटक या अन्य कई स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, वहां पर भी जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। तो कांग्रेस का ये स्टांस कभी रहा ही नहीं। फिर भी आज राहुल गांधी केवल और केवल जातियों की राजनीति कर रहे हैं। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला कदम कास्ट सेंसस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी करके दिखाएगी। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हलवा खाने वालों तक की जाति पूछी जा रही है, तो बाकी तो कौन ही बचेगा। फिर कांग्रेस का कहना यह है कि रिजर्वेशन को ना 75% तक कर दिया जाएगा। एक और कोर्ट क्रीमी लेयर देने की बात कर रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस 75% रिजर्वेशन की बात कर रही है। और इसी के बीच में 21 अगस्त का प्रोटेस्ट, ये केवल देश के लोगों को भड़काया जा रहा है और एक बांग्लादेश जैसी सिचुएशन को यहां पर भी क्रिएट करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये कि अचानक राहुल गांधी ये जातियों वाली राजनीति क्यों करने लग गए? क्या इसके पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ है? वो आगे देखते हैं। देखिए, यदि आपको लगता है कि बांग्लादेश में ये तख्तापलट जो हुआ है वो छात्रों ने 2 महीने के अंदर कर दिया है, तो आप इंस्टाग्राम पर किसी हीरोइन के वीडियोस देखिए, वही चलेगा। स्पेशली उस केस में जब शेख हसीना 23 मई को, यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट के आरंभ होने से 12 दिन पहले ये कह चुकी थी कि मुझे एक व्हाइट मैन ने ऑफर दिया था कि बांग्लादेश में हमें एयरबेस बनाने दो और आप शांति से शासन करो। शेख हसीना ने इस ऑफर के लिए मना कर दिया था और उसके बाद हुई तख्तापलट की कहानी हम सुन चुके हैं। हसीना के अनुसार वो लोग ईस्ट टिमोर की तरह एक देश बनाना चाहते थे बांग्लादेश को काटकर, पर क्या बाहरी इंटरफेरेंस भारत में नहीं हो रहा है?
इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी चुनावों से कुछ महीने पहले यूएस के ऑफिशियल से और यूएस के सेक्रेटरी से मिले थे और उसके बाद व्हाइट हाउस पे गए थे। ये सब सीक्रेटली किया गया था। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. यदि भारतीय ऑपोजिशन का कोई लीडर बिना भारत की सरकार को सूचित किए किसी विदेशी सत्ता से सीक्रेटली मिलता है तो ये सीरियस ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल माना जाता है। पर राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया? चलिए कहानी सुनाता हूं जिस पर अभी बड़ा हंगामा हुआ है। कांग्रेस अभी तक उसका कोई उत्तर नहीं दे पाई है। सैम पित्रोदा को हम सब जानते हैं। ये भाई साहब हर चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बयानबाजी करने आ जाते हैं। ये कांग्रेस ओवरसीज के चेयरमैन हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी, इंदिरा गांधी के समय से ही। इनफैक्ट इंदिरा गांधी के कहने पर ही सैम पित्रोदा ने यूएस सिटीजनशिप छोड़कर भारत की नागरिकता ले ली थी। 2009 में इसी सैम पित्रोदा को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एडवाइजर बना दिया गया था। भाई साहब के पास कैबिनेट मिनिस्ट्री की रैंक थी। पर 2009 में उसी सैम पित्रोदा ने अपना एक एनजीओ भी खोला था जिसका नाम था द ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव। इन एनजीओज के दो और को-फाउंडर थे, नीनावी फेडरॉफ और सारा फार्ले। नीनावी फेडरॉफ का रिलेशन विज्ञान के क्षेत्र से है। इन्होंने अपनी पीएचडी इन फेमस रॉकरफेलर यूनिवर्सिटी से की और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवाइजर रही हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस की। 2007 से 2010 तक यही नीना राजीव शाह नाम के एक व्यक्ति की एडवाइजर रही जो यूएस एड नाम की एक संस्था का एडमिनिस्ट्रेटर था। राजीव शाह कौन है अभी? ये व्यक्ति रॉकरफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं। नीना की इन्वॉल्वमेंट यूपीए 2 के समय इतनी थी कि उसने भारत में बायोटेक बैंगन तक के लिए लॉबी कर डाली थी। इनफैक्ट यदि ऑपोजिशन और लोगों ने इसका विरोध नहीं किया होता ना तो आज हम वो जहरीला बैंगन खा रहे होते। सैम पित्रोदा इस पूरे निर्णय में नीनावी फेडरॉफ के साथ थे। चलिए अब सैम पित्रोदा के एनजीओ में तीसरे को-फाउंडर से मिलते हैं, सारा फार्ले, जो कि सैम पित्रोदा की साथी हैं, रॉकरफेलर फाउंडेशन से हैं और यूएस एड नाम की संस्था से भी जुड़ी हुई हैं। सरल शब्दों में सैम पित्रोदा की दोनों को-फाउंडर्स रॉकरफेलर और यूएस एड जैसी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। पर इसमें बुरा क्या है? सैम पित्रोदा की स्वयं की एनजीओ की वेबसाइट पर स्पॉन्सर्स के नाम मेंशन है जिसमें यूएस एड, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, रॉकरफेलर फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नाम है। अब ये यूएस एड है क्या? ये वो संस्था है जो अमेरिका का इंटरेस्ट देखते हुए बाहर के देशों में रिजीम चेंज के ऑपरेशन करता है और दूसरे देशों के रिजीम चेंज में अमेरिका कितना इंटरेस्ट लेता है वो हम सब जानते हैं। अमेरिका के लोगों की तरफ से हम पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक वैल्यूज पहुंचाते हैं, ऐसा इन्होंने अपनी वेबसाइट पर लिखा है। कैसे पहुंचाते हैं भाई डेमोक्रेसी? जैसे इराक में पहुंचाई या सीरिया में पहुंचाई या अफगानिस्तान में पहुंचाई? इसी यूएस एड के करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं सामंथा पावर। ये वही व्यक्ति हैं जो 2023 में राहुल गांधी के साथ उज्बेकिस्तान में पाए गए थे। वहीं दूसरी तरफ सैम पित्रोदा की एनजीओ यूएस एड के लिए दुनिया भर में काम करती है, जो आप उनकी वेबसाइट पर ही पढ़ सकते हैं। सैम पित्रोदा की एनजीओ को फंड करने वाली दूसरी बड़ी संस्था है स्वयं द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जिसका ऑफिशियल मोटो ही यूएस के फॉरेन एजेंडा को दुनिया में पुश करना है। यूएस एड और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट दोनों को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है। ऐसे में प्रश्न ये आ जाता है कि यूएस गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक प्रेसिडेंट रहे व्यक्ति की एनजीओ क्यों चला रही है? राहुल गांधी छुप छुप कर इनसे क्यों मिल रहा है? क्या भारत में इंटरफेरेंस का प्लान है? ये सारी इंफॉर्मेशन का जो प्रमाण है वो ऑप इंडिया की वेबसाइट पर दिया गया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दूसरी ओर यूएस की एम्बेसी फर्जी इन्फ्लुएंसर्स को इनवाइट करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से 32,000 युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें से 60 को बड़ा इन्फ्लुएंसर बनाना है। ये इन्फ्लुएंसर क्या जहर उगलने वाले हैं वो आप स्वयं सोच कर देखिए। सरल शब्दों में जो देश अमेरिका के सामने नहीं झुकता उसके लिए ये स्पेशल संस्थाएं बनी हैं, बांग्लादेश हो या कोई और, बाकी आप स्वयं समझदार हैं। बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत के लिए भी खतरा है, पर कुछ लोग भारत में भी ऐसे कांड की डिमांड कर रहे हैं। कौन है ये लोग? वो आगे देखते हैं। तो बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ वहां से एक कमाल की बात सामने निकल कर आई। पूरे विश्व में जहां जहां पर भी लिबरल सरकार होती है उन सरकारों को भारत का वामपंथ या फिर भारत के लिब्रांडू वो समर्थन कर देते हैं, और जहां पर भी नेशनलिस्ट सरकार होती है इन्हें वहां पर अपने आप डिक्टेटरशिप या फासिज्म दिख जाता है। और यदि इसके मैं एग्जांपल्स दूं तो इनके अनुसार मेलोनी फासिस्ट है क्योंकि वो नेशनलिस्ट विचारधारा रखती है। बोरिस जॉनसन या ऋषि सुनक ये दोनों भी फासिस्ट हैं क्योंकि ये नेशनलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी नेशनलिस्ट पार्टी से आते हैं तो इनके अनुसार वो भी फासिस्ट हैं। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इनके अनुसार फासिस्ट ही थे। और फिर जैसे ही लेफ्टिस्ट सरकार ब्रिटेन में आई या फिर फ्रांस में आई तो इन्होंने कहा द वर्ल्ड इज हीलिंग, और उसके बाद से ना इंग्लैंड में वॉयलेंस
रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना हील हो चुका है इंग्लैंड। लेकिन बांग्लादेश के केस में इन लोगों का जो बिहेवियर था वो एकदम उल्टा था। यहाँ शेख हसीना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को एक साथ रखती हैं और लिबरल वैल्यूज को दिखाती हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी है जिसका नेशनलिज्म हिटलर की राह पर चलता दिखता है। और बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते हैं और उस नेशनलिस्ट पार्टी को कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ वो इसी नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थन से हुआ जिसका समर्थन भारत के लिब्रांडो कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमें अफगानिस्तान के केस में भी देखने को मिला था। जब वहां तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था तब भारत के लिब्रांडो प्रसन्न थे। इस्लामी शक्तियां स्ट्रांग होते ही और वहां की हिंदू माइनॉरिटी को भगाते ही या फिर उन पर बिगॉटरी करते ही भारतीय लिब्रांडो प्रसन्न हो जाते हैं, ना जाने क्यों। फिर हमने भारतीय लिब्रांडो और अंध विरोधियों के कंटेंट को देखना शुरू किया। अजीत अंजुम ने बताया कि कैसे शेख हसीना को उनका अहंकार भारी पड़ गया और साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो भारत में आया है वो निर्णय कैसे खुराफात हो सकती है। यानी 21 तारीख के जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, उस पर पहले से ही भड़काने का प्रयास ये कर चुके हैं। फिर आकाश बनर्जी ने कुछ इन शब्दों के साथ शेख हसीना को संबोधित किया। डिक्टेटर कितना भी रंझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। और अब सोनपरी को भी सुनिए वो क्या कह रही है। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो तख्ता पलट हुआ है, ये जिस तरह से मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो शेख हसीना की है। 15 साल में उनका जो अहंकार है वो सिर चढ़कर बोल रहा था। यह इस बात का सबक भी है, जब आप लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं तो आपके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, तानाशाही सोच बढ़ने लगती है, आप प्रेस पर अंकुश डालते हैं, आप अपने विरोधियों को जेल में डालने लगते हैं, बगैर किसी कारण के आप लोगों को जेल में डालने लगते हैं। भाई इनके अनुसार यदि कोई नेता लंबे समय तक सत्ता में आ जाए तो वो तानाशाह बन जाता है, पर इनके अनुसार नेहरू तो तानाशाह नहीं थे, वो तो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म और उदारवादिता के देवता थे। फिर कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि क्या किसी लोकतंत्र में प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलवाई जाएं या उन्हें डाला जाए तो ये लोकतंत्र की निशानी है या डिक्टेटरशिप की। और यही बात एग्जैक्टली रवीश कुमार ने भी कही। 12 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्रों और प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश की आजादी में मुजीबुर रहमान के साथ नहीं थे, स्वतंत्रता के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे। पर ये सभी लोग ना ये बताना भूल जाते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे ये इस्लामिक छात्र शिविर नाम से एक संगठन है उसके स्टूडेंट्स थे। और ये स्टूडेंट विंग जो है ना, ये स्टूडेंट विंग आती है जमाते इस्लामी की ओर से। और ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि जमाते इस्लामी एक आतंकी संगठन है और उसी ने ही बांग्लादेश की सत्ता गिराई है। और ये जमाते इस्लामी ISI से मिली हुई है, यानी पाकिस्तान से। तो जो शेख हसीना ने बोला कि ये लोग रजाकार हैं या आतंकी हैं तो वो बिल्कुल सही था। तो जैकी भैया और रवीश जी, उत्तर शायद आपको मिल गया होगा। ओह अच्छा, नहीं मिला तो पिनाकी भट्टाचार्य की कहानी सुनाता हूँ, उससे संभवतः उत्तर मिल जाए, अदरवाइज लिब्रांडो तो आप हो ही। बांग्लादेश के हिंदू अध्यापक के घर में जन्मा पिनाकी भट्टाचार्य मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है और वहां इस्लामिस्ट उसे कन्वर्ट कर देते हैं। वो कन्वर्ट होकर हिंदुओं के लिए और भारत के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने लगता है। तो उसके घर वाले उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। इसकी शादी होती है और शादी के कुछ वर्षों के बाद इसके रिश्ते आतंकी ग्रुप्स के साथ, ISI के साथ मिलते हैं। तो उसकी पत्नी भी इससे रिश्ता समाप्त कर देती है। ये फिर फ्रांस भाग जाता है और वहां से हिंदू विरोधी कंटेंट YouTube पर बनाकर डालता है। ISI और जमाते इस्लामी जैसी संस्थाओं के साथ इसका कनेक्शन अभी भी होता है। अभी इसने ना एक रीसेंट कैंपेन चलाया था, इंडिया आउट, जो कि पाकिस्तान द्वारा संचालित था। और आज ये व्यक्ति बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का हिस्सा है। तो समझ में आया भाई साहब कि इन्हें आतंकी क्यों कहा जा रहा था और क्यों इन्हें रजाकार कहा जा रहा था। पर मुझे इतनी आशा नहीं है कि आपको समझ में आएगा।
क्योंकि आप लिब्रांडो हैं। लेकिन ये सभी लोग जिन्होंने वीडियो बनाई, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो आरफा खानम शेरवानी हो, चाहे वो अभिसार हो, कोई भी हो, इनमें से किसी ने एक ने भी ये नहीं कहा कि वहाँ की माइनॉरिटी पर किस प्रकार का अत्याचार किया जा रहा है। ये देखिए, ये बांग्लादेशी समाचार पत्र है, इसकी हेडलाइन बड़ी है। ये दूसरा समाचार पत्र है, इसकी हेडलाइन बड़ी है। और ये तीसरा समाचार पत्र है, इसकी हेडलाइन बड़ी है। ये कुछ अन्य समाचार पत्र हैं और इनके शब्दों को भी थोड़ा ढंग से पढ़िए। सभी कह रहे हैं कि वहां माइनॉरिटी की हालत खराब है, परंतु जुबैर कह रहा है सब चंगासी। वहां का सलीम तो मंदिरों की रक्षा कर रहा है इनके अनुसार। साहिमा रेडियो जॉकी है रेडियो मिर्ची पर, और वो बांग्लादेश के माइनॉरिटी को बचाने की बातें कर रही है, परंतु इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देती है कि वहां की माइनॉरिटी पर कुछ अत्याचार हो भी रहा है। हंसराज मीना बिना किसी फैक्ट चेक के अपने मन से इन सभी समाचारों को फेक बता रहे हैं। क्या आप जानते हो कि इन समाचारों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है या फिर इन्हें फेक क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी यानी रमेश की कम्युनिटी से उसकी जाति नहीं पूछ रही है, वो बस ये देख रहे हैं कि वो रमेश है या रहमान। और जब ऐसा होता है ना, तो भारत में जय भीम जय मीम बोलने में थोड़ी सी समस्या ना आ जाए तो इस को ही फेक बोल दिया जाता है या फिर इसे इग्नोर कर दिया जाता है। और यहाँ दूसरी बात जिसका बोला जाना अनिवार्य है वो ये कि ये लोग बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ वो एक्चुअली आरक्षण के विरोध में हुआ। क्या ऐसा ही कोई प्रदर्शन, ऐसा ही कोई प्रोटेस्ट भारत में हो जाए और भारत के स्टूडेंट सड़कों पर उतर जाएं आरक्षण के विरोध में, तो क्या ये उन स्टूडेंट्स की मांग को समर्थन देंगे? उत्तर शायद हम सभी को पता है, आप भी इसका उत्तर ना नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन इसके बाद अब भारत का भविष्य क्या रहेगा वो अगले अध्याय में देखते हैं। ये सभी भारत के लोग हैं, भारत का खाते हैं, भारत में ग्रो करते हैं और इनकी मंशा भारत में वो दिन देखने की है जो आज बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है। मोदी से घृणा कब व्यक्ति को भारत से घृणा करवा देती है ना, पता नहीं चलता। आज भारत के पड़ोसी देशों का हश्र देखिए। म्यांमार में फौजी शासन है, बांग्लादेश में तख्ता पलट करके फौजी शासन लगाया गया है, श्रीलंका 2022 में तख्ता पलट देख चुका है, पाकिस्तान में इमरान खान तख्ता पलट देख चुका है, सब फौज के अंडर है वहां पर। चीन में वैसे ही कम्युनिस्ट सरकार है। भारत पूरे क्षेत्र में एकमात्र ऐसा देश बचा है जहां डेमोक्रेसी जीवित है। भारत में सीएए प्रोटेस्ट या किसान प्रोटेस्ट उसी स्तर के प्रोटेस्ट थे जो तख्ता पलट की स्थिति बनाते हैं, पर भारत में ये तख्ता पलट थोड़ा सा मुश्किल है। उदाहरण से समझाता हूं। पहला कारण किसान आंदोलन से समझिए। किसान आंदोलन में पूरे भारत का किसान नहीं आया था, पंजाब का किसान आया था, पर बिहार, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु का किसान नहीं था। तो किसी भी आंदोलन को पूरे भारत का आंदोलन बनाना बेहद कठिन है भारत में, और जब तक पूरे भारत में सेम आंदोलन नहीं होता तब तक तख्ता पलट भी नहीं होता। दूसरा कारण, भारत की सेना डिसिप्लिन्ड है, अपने बैरक्स में रहती है और सिविलियन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, भारत का इस समय हिंदू बहुल होना। इसी जनसंख्या के रिवर्स्ड होते ही भारत में भी प्रजातंत्र नहीं बचेगा। 58 में से किसी देश में सही लोकतंत्र नहीं है, और भारत की न्यायपालिका तो इस बात को कह ही चुकी है कि हिंदू भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी बनने वाला है। यहाँ से मैसेज केवल एक है कि यदि भारत को पाकिस्तान या बांग्लादेश बनने से रोकना है तो भारत को हिंदू मेजॉरिटी कंट्री बनाकर रखें। 80% से अधिक हिंदू, केवल यही एक तरीका है भारत को बांग्लादेश बनने से रोकने का। ये कार्य बिना सरकार और समाज के मिले नहीं हो सकता, पर समाज के पास तो जानकारी ही नहीं है मुद्दों की। तो जानकारी दीजिए वीडियो को शेयर करके। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से। साथ ही साथ स्क्रीन पर दिख रहा है ये दूसरा वीडियो अवश्य देखिए, जहां आपको राहुल गांधी की जात पता चलेगी। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।